हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और यूनिट चल रही थी इसमें हमारी इलेक्ट्रिक करंट। और दोस्तों इसमें हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, ओम्स के नियम के बारे में, अपवहन वेग के बारे में, अपवहन वेग का धारा घनत्व चालकता के साथ संबंध के बारे में, गतिशीलता के बारे में हम सारे संबंध देख चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपने मेरे ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो प्रतिरोधकता होती है उसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। यानी कोई पदार्थ है, दोस्तों जनरली हम जानते हैं पदार्थों का वर्गीकरण हम तीन प्रकार से कर देते हैं: चालक पदार्थ, कुचालक और अर्धचालक। तो दोस्तों इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है और चालकता क्या होती है, इसी आधार पे आज हम इनका डिवाइडेशन कर रहे हैं। यानी दोस्तों प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो जनरली पदार्थों को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट दोस्तों चालक यानी कि कंडक्टर, सेकंड टाइप है दोस्तों अर्धचालक, और मेरा थर्ड टाइप है कुचालक। तो दोस्तों यहाँ मैं इनका डिवाइडेशन करूँगा प्रतिरोधकता के आधार पर। दोस्तों प्रतिरोधकता को हम किससे व्यक्त करते हैं? रो से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों जो चालक पदार्थ हैं उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है और इनकी चालकता को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों एक कंपैरेटिवली हम इनको याद रखते हैं। सबसे पहले मैं अर्धचालक लूँगा। दोस्तों जो अर्धचालक है उनकी प्रतिरोधकता मेरी होती है 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8, और दोस्तों प्रतिरोधकता मेरी मापी जाती है ओम इंटू मीटर में, यानी कि ओम इंटू मीटर। दोस्तों जो अर्धचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10 की पावर 6 से 8। अब दोस्तों जो इनकी चालकता होती है प्रतिरोधकता का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। यानी कि ये है 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 तक, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 तक। और दोस्तों इसका मात्रक क्या हो जाएगा? चालकता का इसका व्युत्क्रम, यानी कि या तो मैं लिख सकता हूँ ओम इंटू मीटर इनवर्स, या फिर दोस्तों मैं लिख सकता हूँ ओम को दोस्तों OHM ओम होता है तो इसको कर दूं महो MHO, और इंटू मीटर यानी कि महो मीटर इनवर्स, यानी कि ये हो गया मेरा महो और मीटर इनवर्स। तो दोस्तों ये इसका चालकता का मात्रक हो जाता है। अब दोस्तों ऐसे ही हम कंपैरेटिवली इनको याद रख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ कितना है प्रतिरोधकता? 10 की पावर 6 से 8 तक। तो दोस्तों चालक में मैं क्या करूँगा? ये 10 की पावर 6 इसको मैं डबल कर देता हूँ, यानी कि 10 की पावर 12, और दोस्तों 10 की पावर 8 है इसको मैं कर 10 की पावर 16। और दोस्तों इसका मात्रक ओम इंटू मीटर। अब दोस्तों जो चालक होते हैं हम जानते हैं जो चालक हैं उनकी जो चालकता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। चालकता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। यानी कि दोस्तों ये मेरी रहेगी 10 की पावर 12 से 10 की पावर 16, और ये हिस्सा मेरा माइनस में रहेगा। यानी कि जो चालक होते हैं उनकी चालकता क्या होती है? सबसे अधिक, यानी कि 10 की पावर 12 से 16 और ओम इंटू मीटर इनवर्स। अब दोस्तों ऐसे ही चालक
के लिए हो गई। अब मैं लिखूँगा कुचालक के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों, ये प्रतिरोधकता है 10 की पावर 12 से 16 तक, तो इसको मैं कर रहा हूँ 10 की पावर 4, इसमें 2 ऐड कर देता हूँ, 10 की पावर 14 टू 10 की पावर 18। ऐसे ही दोस्तों जो कुचालक पदार्थ होते हैं, हम जानते हैं जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनकी जो प्रतिरोधकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। या फिर आप ऐसे ध्यान रखिए, जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, सबसे कम होती है। यानी कि सबसे कम होती है तो यानी कि ये किस में होना चाहिए, माइनस में, इसकी पावर -18 सबसे कम होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा माइनस में इसकी चालकता होनी चाहिए। तो कर दे 10 की पावर -14 से 10 की पावर -18। दोस्तों ये ओम इंटू मीटर, और ये ओम इंटू मीटर इनवर्स। तो दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं इनकी प्रतिरोधकता और चालकता। अब दोस्तों जो चालक होता है उसकी चालकता क्या होती है, आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चालक की चालकता सबसे अधिक और प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों, सबसे कम। प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। इनके एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं दोस्तों। चालक में सभी धातुएं, जो कॉपर है, एजी है, प्लेटिनम है, एल्युमिनियम है, लोहा है, सभी धातुएं आ जाएगी इसमें। दोस्तों अम्ल है, क्षार है, लवणों के घोल है, मानव, जंतु, शरीर, पारा, सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब चालक वस्तुएं होती हैं। यानी कि पारा, पृथ्वी, अम्ल, क्षार, लवणों के घोल, मानव एवं जंतु शरीर, ये दोस्तों सब क्या होते हैं, सब चालक वस्तुएं। बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक जिसकी चालकता तो क्या होती है, चालक के बाद अर्धचालक की चालकता होती है, और प्रतिरोधकता इन दोनों के तुलना में क्या होती है, कम होती है, यानी मिडिल रेंज की होती है। और अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सभी मिश्र धातुएं, यानी कि मिश्र धातुएं। तो दोस्तों लास्ट बचे मेरा कुचालक पदार्थ। कुचालक जिनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक और चालकता क्या होती है, सबसे कम होती है। तो दोस्तों कुचालक मेरे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक है, सूखी जो लकड़ी है, एयर है, ऐसे बहुत से हैं, जैसे सिरेमिक है, रबड़ है, ये सब कैसी वस्तुएं हैं, कुचालक वस्तुएं। तो दोस्तों ये डिवाइडेशन था प्रतिरोधकता के आधार पर। अब हम देखेंगे जो प्रतिरोधकता है उस पर ताप का क्या प्रभाव होता है। देखेंगे हम प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, यानी कुचालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, चालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं चालक पदार्थों पर क्या प्रभाव होता है।
यानी कि फर्स्ट देख लेता हूं मैं चालकों पर प्रभाव। तो दोस्तों अगर चालक पदार्थ के हम ताप में वृद्धि करेंगे तो क्या होंगे, चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन मान लो यो गति कर रहे थे तो अब इलेक्ट्रॉन जो फास्ट गति करने लगेंगे। यानी कि चालक के ताप में वृद्धि करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। गति बढ़ेगी तो टकरों की क्या होगी, संख्या बढ़ेगी। टकरें क्या होंगी, बहुत जल्दी जल्दी होंगी। यानी कि टकरों में लगने वाला समय जिसको मैं मान लूँ टो, वो क्या होगा, घटेगा। यानी कि टकरों की संख्या बढ़ गई, टकरे फास्ट होंगे, यानी उनके बीच लगने वाला समय टो घटेगा। तो दोस्तों दो क्रमागत टकरों के बीच में लगने वाला समय टो घटता है, जिससे क्या होगी, प्रतिरोधकता घटेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि चालकों पर ताप का क्या इफेक्ट होगा कि ताप बढ़ाने पर दो जो क्रमागत टक्कर है उनमें जो लगने वाला समय है, लगने वाला समय तो घटेगा। यानी टकरें फास्ट हो रही हैं तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। यानी कि टकरें ये फास्ट हो रही है। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को कहता है। अब टकरें फास्ट हो रही हैं, ज़्यादा टकरें हो रही हैं, इसका मतलब अवरोध क्या है, ज़्यादा है। यानी कि प्रतिरोधकता क्या होगी, ज़्यादा हो गई। ताप बढ़ाने से चालक की प्रतिरोधकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि ताप बढ़ाने से चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता घटती है। तो दोस्तों ये दोनों बातें आप ध्यान रख सकते हैं कि चालक के ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता घटती है और चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता घटती है। अब यदि दोस्तों मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का जो प्रतिरोध मान लूँ RT और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध मान लूँ R0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो चालक का प्रतिरोध है वो मान लूँ RT, तो दोस्तों इनमें क्या संबंध होता है, यानी कि यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध है R0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो चालक का प्रतिरोध क्या है RT, तो दोस्तों इनमें क्या रिलेशन होता है, ये होता है दोस्तों RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा T। दोस्तों यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ एल्फा के मान के लिए। दोस्तों RT तो मेरा क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध। ऐसे ही R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध। एल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, और डेल्टा T क्या है, तापांतर। यानी कि दोनों तापों का अंतर, पहले टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री से बढ़ा के कर दिया T डिग्री, तो उन दोनों तापों का क्या अंतर है, तापांतर है। तो दोस्तों यहाँ से मैं अल्फ़ा का मान निकाल सकता हूँ जो क्या है कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान निकाल लूँ तो अल्फ़ा का मान क्या आएगा,
यानी कि दोस्तों ये आर टी बराबर है मेरा R0 1 प्लस एल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो आर टी माइनस R0 इक्वल टू R0 इंटू एल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूँ एल्फ़ा बराबर आर टी माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू डेल्टा टी। या फिर यदि मैं इसको कह दूँ डेल्टा आर इक्वल टू जो प्रतिरोध में अंतर है उसको डेल्टा आर कह दूँ तो एल्फ़ा बराबर हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन में R0 इंटू डेल्टा टी। दोस्तों ये रिलेशन आ जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक के लिए। प्रतिरोध ताप गुणांक के लिए अब यदि यहाँ से मैं डेल्टा टी का मान क्या कर दूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डेल्टा टी बराबर हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों एल्फ़ा बराबर क्या आ जाता है डेल्टा आर अपॉन में R0। दोस्तों इसी को कहते हैं हम प्रतिरोध ताप गुणांक। यानी किसी चालक पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर, किसी चालक पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन की दर है, यानी किसी चालक पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर प्रतिरोध में परिवर्तन की दर, प्रतिरोध में परिवर्तन की दर वो क्या कहलाती है, उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। और दोस्तों जो चालक पदार्थ होते हैं उसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कितना होता है दोस्तों, ये होता है धनात्मक होता है ये। यानी कि चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अब दोस्तों यदि मैं निकाल लूँ ये मान, जैसे मैंने प्रतिरोध ताप गुणांक निकाला एल्फा, वैसे ही मैं निकालूँ प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो दोस्तों प्रतिरोधकता ताप गुणांक ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे अभी संबंध आया था मेरे पास आर टी बराबर R0, ये दोस्तों ये संबंध आया था आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये प्रतिरोध ताप गुणांक के लिए था और ये प्रतिरोध ताप गुणांक के लिए ये होता है रो टी बराबर रो 0 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो दोस्तों यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, वही रिलेशन आ जाएगा कि एल्फा रो टी माइनस रो 0 इक्वल टू रो 0 इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। या फिर मैं कह सकता हूँ एल्फा बराबर रो टी माइनस रो 0 अपॉन में रो 0 इंटू डेल्टा टी। या फिर एल्फा बराबर डेल्टा रो अपॉन में रो 0। ये दोस्तों आ गया प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो दोस्तों ये तो देखा हमने चालक पदार्थों के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं, तो कुचालक पदार्थों के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ताप बढ़ाने पर इन पर क्या इफेक्ट होता है, तो देखते हैं दोस्तों।
सेकंड है कुचालकों पर ताप का प्रभाव। अब दोस्तों, यदि मैं कुचालक पदार्थों का ताप बढ़ाऊंगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुचालक पदार्थों के लिए ताप का क्या प्रभाव होता है कि जैसे ही हम कुचालक पदार्थों का ताप बढ़ाते हैं तो जो इनकी प्रतिरोधकता है वो चरघातांकी रूप से क्या होती है? घटती है। यानी कि कुचालकों का यदि मैं ताप बढ़ाऊंगा, ताप बढ़ाने पर इनकी जो प्रतिरोधकता है वो चरघातांकी रूप से कम होती है। यानी कि ताप बढ़ाने पर तो इनकी प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से क्या होती है? कम होती है। और यदि ताप घटाएंगे, ताप घटाने पर इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। प्रतिरोधकता बढ़ती है। अब दोस्तों, यदि ताप घटा रहे हैं हम तो इनकी प्रतिरोधकता क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे जैसे ताप घटाते जाएंगे इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक बढ़ती जाएगी। अब जैसे ताप घटा के मैं क्या कर दूं? 0 डिग्री ले आऊँ, यानी परम शून्य ताप पे ही ले आऊँ, परम शून्य ताप पे ही कर दूं, तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि परम शून्य ताप पर इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर बहुत प्रतिरोधकता बहुत अधिक है, इसका मतलब क्या होता है कि इनकी चालकता क्या है? चालकता क्या होगी? बहुत कम होगी। यानी कि जो परम शून्य ताप पर जो इनकी चालकता का मान क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि परम शून्य ताप पर इनकी जो चालकता क्या हो जाएगी? इनकी चालकता शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों, कुचालक पदार्थों के लिए जो ताप प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता के लिए हम एक संबंध दे सकते हैं। यानी कि कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। दोस्तों, इसके लिए हम एक रिलेशन दे सकते हैं कि जो रो है, यानी प्रतिरोधकता रो है, वो देखा हमने कि चरघातांक के रूप से क्या होती है? कम होती है ताप बढ़ाने पर। यानी कि रो बराबर रो 0 एक्सपोनेंशियल ईजी अपॉन में 2 kBT। ये दोस्तों रिलेशन होता है कुचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता में। यानी कि रो बराबर रो 0 एक्सपोनेंशियल ईजी अपॉन में 2 kBT। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता चरघातांक के रूप से क्या होती है? कम होती है। ताप घटाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ेगी। और ताप घटा के परम शून्य ताप ही कर दें तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यानी कि परम शून्य ताप पर इनकी जो चालकता क्या होगी? बहुत कम होगी। यानी कि हम शून्य कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुचालक पदार्थों के लिए। और दोस्तों, जो कुचालक पदार्थों के लिए जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है? प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है इनके लिए? ऋणात्मक होता है। कुचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है? ऋणात्मक होता है। चालकों के लिए क्या था? धनात्मक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव।
अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव। और दोस्तों जो अर्धचालक होते हैं उसमें जो धारा का चालन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों करते हैं। अब जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो ये जो आवेशवाहक हैं इलेक्ट्रॉन होल, इनकी संख्या में क्या होगी, चरघातांक के रूप से वृद्धि होगी। अब इनकी संख्या में वृद्धि होगी तो ताप में वृद्धि करने से अब जो इनके बीच में टक्करें हो रही हैं उनके मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और दोस्तों जब टक्करों के मान में वृद्धि होगी, टक्करें फास्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिरोधकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दोस्तों देखते हैं इनके लिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अर्धचालकों में धारा का चालन करते हैं, धारा का चालन करते हैं इलेक्ट्रॉन व होल। अब जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ये जो आवेशवाहक हैं इनकी संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, संख्या में वृद्धि होगी। आवेशवाहकों की संख्या में वृद्धि होगी तो टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी। लेकिन यहां जो आवेशवाहकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, तो प्रतिरोधकता के मान में क्या होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो प्रतिरोधकता में कमी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा प्रभावी होती है, यानी कि प्रतिरोधकता में कमी ज़्यादा प्रभावी होती है, यानी कि वृद्धि इतनी नहीं होती, कमी ज़्यादा होती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इनकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि, इनकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करने पर इनकी प्रतिरोधकता में कमी होती है और इनकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। हम दोस्तों जो प्रतिरोधकता और ताप के बीच में ग्राफ भी खींच सकते हैं, यानी कि मेरे पास ग्राफ आता है ऐसा, प्रतिरोधकता रो और टी के बीच में ग्राफ खींचूँ तो ये ग्राफ ऐसे आता है कि जो हमें बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी प्रतिरोधकता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ऐसे दोस्तों जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है इनके लिए भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों ये था अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ताप में वृद्धि करने पर जो इसकी प्रतिरोधकता है उसमें चरघातांक के रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। ये ग्राफ से हम देख सकते हैं चरघातांक के रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता में ओवरऑल क्या होती है, कमी होती है, इसलिए इसकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता अधिक है, उनको हम किस यूज में ले सकते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता कम है उनको किस यूज में ले सकते हैं। तो देखिए कि दोस्तों जैसे कि जो चालक पदार्थ होंगे उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी, यानी कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है, जैसे कि मेरे पास चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, तो इनका हम किस में यूज करते हैं दोस्तों, हम बनाते हैं इनके संयोजक तार। और एक होता है दोस्तों ऊष्मक तार। दोस्तों संयोजक तार हम बनाते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी। दोस्तों क्यों बनाते हैं इनके संयोजक तार, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है।
दोस्तों प्रतिरोधकता बहुत कम, प्रतिरोधकता बहुत कम यानी कि इनकी चालकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रतिरोधकता बहुत कम है यानी कि धारा का लॉस क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध कम है तो। और दोस्तों ऊष्मक तार जैसे मैग्नीन है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेटन है, इनके हम बनाते हैं ऊष्मक तार। और इनके ऊष्मक तार क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, इनके हम बनाते हैं ऊष्मक तार, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यानी कि जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक है उन्हें हम ऊष्मक तार के रूप में, जिनकी प्रतिरोधकता कम है उन्हें हम संयोजक तार के रूप में उपयोग करते हैं। अब दोस्तों जो विद्युतीय पदार्थ है जिनको प्रतिरोधकता के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि दो कुचालक पदार्थ होंगे, उनकी प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में मिश्र धातुएं, फिर उसके बाद में अर्धचालक, और सबसे कम प्रतिरोधकता होती है चालकों के लिए। तो आप एक कंपैरेटिव ध्यान रख सकते हैं कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक, उसके बाद में मेरी आ जाती हैं मिश्र धातुएं, उनकी प्रतिरोधकता उनसे कम, फिर उससे कम अर्धचालक पदार्थ, और दोस्तों सबसे कम प्रतिरोधकता होती है चालक पदार्थों की। और दोस्तों इसमें भी आप एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं कि जो सबसे कम प्रतिरोधकता होती है चांदी की, यानी कि चांदी क्या है, सबसे अच्छा चालक है। और सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है जो फ्यूज्ड क्वार्ट्ज होता है उसकी। दोस्तों ये प्रतिरोधकता को ध्यान में रख के ही, जैसे मिश्र धातुएं हमारी नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेटन है, इनका उपयोग हम करते हैं ऊष्मक तार के रूप में। तो दोस्तों ऊष्मक तार के रूप में हम किस में यूज़ करते हैं, विद्युत इस्त्री है, हमारा टोस्टर है, हमारा हीटर है, यानी कि इनसे ऊष्मा निकलती है, इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ये हाई टेम्परेचर पे पिघलते, आसानी से पिघलते नहीं है, यानी कि इनका आसानी से दहन नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों जो बल्ब का तंतु होता है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब का तंतु होता है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। ऐसे ही दोस्तों जो हमारा फ्यूज़ होता है वो सीसा और टिन मिश्र धातुओं का बना होता है, यानी कि फ्यूज सीसा प्लस टिन मिश्र धातुओं का बना होता है। दोस्तों इसका गलनांक क्या होता है, अल्प होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, यानी कि अल्प गलनांक और वह कम प्रतिरोध। तो दोस्तों ये भी आप एक ध्यान रख सकते हैं कि जो फ्यूज तार होता है उसका अल्प गलनांक होता है और प्रतिरोध भी उसका क्या होता है, कम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि प्रतिरोध या प्रतिरोधक क्या होता है।
सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रतिरोध की। दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है कि कोई चालक है, वो धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। अब दोस्तों ये प्रतिरोध है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, सॉरी, यानी कि जो प्रतिरोध होता है मेरा, वो क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अब दोस्तों इसके प्रतिरोध को ध्यान में रख के प्रतिरोधक बनाए जाते हैं, यानी कि प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर कि रेजिस्टर ऐसे मतलब पदार्थ होते हैं जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि दो सिरे वाला विद्युत अवयव होता है जिसमें उत्पन्न विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, और इनमें धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोस्तों ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं प्रतिरोधक पदार्थ। जैसे कि दोस्तों प्रतिरोधक पदार्थ के रूप में हम कह सकते हैं विद्युत इस्त्री है, विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है। जैसे कि अभी हमने देखा था, इन पदार्थों से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इनमें क्या होता है, प्रतिरोधक लगा होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधक की तो हम बाद में बात करेंगे। जो प्रतिरोध हैं उनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक तो ओमीय और एक अनोमीय प्रतिरोध। तो इनको देख लेते हैं हम पहले। दोस्तों एक तो है मेरा ओमीय प्रतिरोध और एक है अनओमीय प्रतिरोध। यानी कि दोस्तों ओमीय प्रतिरोध क्या होंगे कि ऐसे पदार्थ या युक्तियां जो ओम के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, अर्थात उनमें जो विभवांतर होता है और जो धारा होती है उनके बीच में एक ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो ऐसे पदार्थों को या युक्तियों को हम क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और इनमें जो आरोपित विभवांतर है वो ध्रुवता पर निर्भर नहीं करता। यानी कि दोस्तों ओमीय प्रतिरोध के जो ओम के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, यानी कि इनके लिए V और I के बीच में ग्राफ सरल रेखा में आता है, यानी V और I के बीच में ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, और आरोपित विभवांतर है वो ध्रुवता पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं ओमीय प्रतिरोध के बारे में। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, और जो V और I के बीच में ग्राफ है वो सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता, और जो विभवांतर है वो ध्रुवता बदलने पर बदल जाता है। तो दोस्तों ऐसे युक्तियों को हम कहते हैं अनओमीय युक्ति, यानी कि सेकंड मेरा टाइप है अनओमीय प्रतिरोध। यानी वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, यानी कि ओम के नियम से विचलन दर्शाती हैं, ओम के नियम से विचलन दर्शाती हैं V व I के बीच ग्राफ सरल रेखा में नहीं आता,
और यदि हम विभवांतर को चेंज कर रहे हैं, यानी कि युक्तियों में जो विभवांतर है वो ध्रुवता के बदलने पर क्या पड़ता है, उस पर धारा पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। यानी कि विभवांतर की ध्रुवता बदल दे, यानी कि प्लस विभवांतर माइनस विभवांतर है तो उसके कारण जो धारा पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। धारा बदलती है। दोस्तों ये 2-3 बातें आप ध्यान रख सकते हैं अनोमीय प्रतिरोध में कि ओम के नियम से विचलन दर्शाते हैं, वी आई के बीच में ग्राफ सरल रेखा में नहीं आता, विभवांतर की ध्रुवता बदलने पर धारा क्या होती है, बदल जाती है। दोस्तों इनके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वैद्युत अपघट्य, टॉर्च का बल्ब, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ऐसे ये है, तो इनमें जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है, यानी वक्र के एक कर्व के रूप में आता है। यानी जो अनोमीय चालक हैं या अनोमीय युक्तियां हैं उनमें ग्राफ कैसा आता है। दोस्तों मैं सबसे पहले अगर टॉर्च की बात करूं कि मैं टॉर्च के लिए यदि V और I में ग्राफ खींचूं तो ये दोस्तों ऐसा आता है, यानी ये दोस्तों टॉर्च के लिए I और V में ग्राफ है। ऐसे ही दोस्तों यदि मैं डायोड के लिए खींचूं तो डायोड के लिए मेरे पास आएगा, ये ऐसे आ जाएगा I एंड V, ये आ गया डायोड के लिए। ऐसे ही दोस्तों जो घटे पदार्थ है उसके लिए भी ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा आता है, I और V में। तो दोस्तों टॉर्च हो, बल्ब हो, डायोड हो या वैद्युत अपघट्य हो, तो इनमें जो ग्राफ आता है I और V के वो सीधी रेखा में नहीं आ रहा है, यानी कि विभवांतर धारा के साथ बदल रहा है, यानी विभवांतर धारा के साथ नियत नहीं है। तो दोस्तों ऐसे युक्तियाँ क्या कहलाती है, मेरी अनोमीय युक्तियाँ कहलाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर। दोस्तों प्रतिरोधक क्या होता है, यानी कि रेजिस्टर। दोस्तों प्रतिरोधक क्या होता है कि वह युक्ति जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। जैसे अभी मैंने बात की कि कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। और दोस्तों दो सिरे वाला वैद्युत अवयव है कि दो सिरे वाला वैद्युत अवयव है और जिसके मतलब सिरों पर आरोपित विभवांतर है। इसमें जो आरोपित विभवांतर है ये तत्कालिक धारा के समानुपाती होता है, कि इसमें जो विभवांतर है वो तत्कालिक धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और दोस्तों यदि जैसे कि हमारा विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है, टोस्टर है, तो इनमें हम प्रतिरोधक का यूज़ करते हैं और
इन्हें परिपथ में लगाने से इनसे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे बल्ब है, बल्ब में प्रतिरोधक लगा होता है, रेजिस्टर लगा होता है, तो इनसे क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और दोस्तों जो प्रतिरोधक है, जो हमारे 12th क्लास के हिसाब से बात करो, दो प्रकार के होते हैं, एक तो तार आबद्धक और एक कार्बन प्रतिरोधक। तो दोस्तों फर्स्ट देख लेते हैं तार आबद्धक। तार आबद्धक बोलूं या फिर तार आबद्ध प्रतिरोधक। तो दोस्तों ये किस तरह के प्रतिरोधक होते हैं, इन्हें हम नाइक्रोम, मैग्नीन आदि धातुओं के तार लपेटकर बनाए जाते हैं और इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं इन्हें नाइक्रोम, मैग्नीन आदि धातुओं के तार आदि को लपेटकर हम बनाते हैं। धातुओं के तार लपेटकर बनाते हैं और इनकी प्रतिरोधकता पर जो ताप का प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है। दोस्तों ये था फर्स्ट टाइप तार आबद्धक प्रतिरोधक, और सेकंड है मेरा कार्बन प्रतिरोधक। ये दोस्तों 12th क्लास के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कार्बन प्रतिरोधक। इससे छोटा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं। कार्बन प्रतिरोधक यानी कार्बन रजिस्टर। दोस्तों ये कैसे बनाया जाता है कार्बन रजिस्टर, कि इसमें उच्च क्षमता के प्रतिरोधक होते हैं और इन प्रतिरोधकों को हम कार्बन को महीन रूप से पीसकर क्या कर बना लेते हैं, पहले उसकी कार्बन को महीन रूप से पीस लेते हैं, फिर उसकी लुगदी बना लेते हैं और फिर एक बेलनाकार जैकेट होता है जिसमें उसको भर देते हैं और दोनों सिरों पर हम लगा लेते हैं इसके टर्मिनल, और जिसकी सहायता से उसे परिपथ में जोड़ा जाता है। यानी कि दोस्तों जो कार्बन रजिस्टर होता है ये उच्च क्षमता का प्रतिरोधक होता है और इन प्रतिरोधक को कार्बन को महीन रूप से पीस लिया जाता है और इसे महीन रूप से पीस कर एक लुगदी बना ली जाती है और इस लुगदी को एक बेलनाकार जैकेट होता है यानी इस तरह का, और उसमें भर दिया जाता है। इसके दोनों सिरों पर टर्मिनल लगाए जाते हैं जिनकी सहायता से इन्हें जिसकी सहायता से इसे परिपथ में जोड़ा जाता है। और दोस्तों इस प्रतिरोधक की क्षमता पहचानने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रतिरोधक पर 4 रंगीन पट्टियां होती है। इस प्रतिरोधक पर 4 रंगीन पट्टियां होती है दोस्तों, इस तरह से मान लेते हैं जैसे चलो यहाँ बना लेता हूँ मैं। तो दोस्तों इसमें 4 रंगीन पट्टियाँ होती है और जो प्रथम 2 पट्टियाँ होती है वो तो दोस्तों पूर्णांकों को व्यक्त करती है और थर्ड पंक्ति मेरी दशमलव गुणांक को व्यक्त करती है और चौथी पंक्ति यानी चौथी जो पट्टी है मेरी वो सहता % को व्यक्त करती है। तो देखते हैं दोस्तों ये जो कार्बन रजिस्टर है मेरा कुछ इस तरह का होता है। ये एक बेलनाकार होता है, ये टर्मिनल इसकी सहायता से प्रतिरोध में परिपथ में लगाया जाता है। इसमें 4 रंगीन पट्टियाँ होती है। प्रथम जो 2 पट्टियाँ होती है
दोस्तों इस प्रकार से इसमें 4 पट्टियाँ होती है। प्रथम जो 2 पट्टियाँ होती है, स्टार्टिंग की 2 पट्टियाँ पूर्णांक को व्यक्त करती है। थर्ड पट्टी होती है वो दशमलव गुणांक को प्रदर्शित करती है, ये बताती है दशमलव गुणांक को, यानी कि 10 की घात के रूप में है उसको बताती है। और जो चौथी पट्टी होती है वो बताती है सहता % को। तो दोस्तों इन पट्टियों पर जो स्टार्टिंग की 3 पट्टियाँ होती है, ये दोस्तों कोई भी कलर की होती है, ब्राउन हो, ब्लैक हो, वाइट हो, ऐसे किसी भी रंग की 3 पट्टियाँ दी होती है। और जो चौथी पट्टी होती है वो दोस्तों गोल्डन हो सकती है, सिल्वर कलर की हो सकती है, या फिर कलरलेस हो सकती है। यानी कि जो चौथी पट्टी है 67% की, वो गोल्डन हो सकती है, कलरलेस हो सकती है, या फिर सोने के कलर की हो सकती है। और 3 पट्टियाँ ये मेरे जो बाकी कलर है उनकी होती है। तो दोस्तों फर्स्ट दोनों पट्टियाँ पूर्णांक संख्या को व्यक्त करती हैं। ये फर्स्ट पट्टी, ये 2, ये थर्ड पट्टी और ये 4 पट्टी। 4 पट्टियाँ होती है, 4 रंग की। चौथी पट्टी हमारी कलरलेस भी हो सकती है। तो दोस्तों इनके जो रंग को हम कैसे याद कर रख सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक ट्रिक है। तो दोस्तों ट्रिक क्या है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव ए वेरी गुड वाइफ। दोस्तों ये एक सेंटेंस आपको याद रखना है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव ए वेरी गुड वाइफ। इससे हम एक ट्रिक बना लेते हैं यहाँ। तो उससे हम कलर हैं उनके लिए ये जो फर्स्ट और सेकंड पूर्णांक कितने आते हैं, दशमलव गुणांक कितना आता है और 67% कितना आता है, ये हम निकालेंगे। तो दोस्तों ये टेबल बना ली हमने कार्बन प्रतिरोधक के जो 3 पट्टियाँ हैं उन पे कैसा कैसा कलर हो सकता है, और उनके कलर के क्रम को हम याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई हमने। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव ए वेरी गुड वाइफ, यहाँ तक। तो दोस्तों बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव साइलेंट ए वेरी गुड वाइफ, ये इसका क्रम है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव ए वेरी गुड वाइफ, यानी कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव ए वेरी गुड वाइफ। ये दोस्तों ट्रिक है वर्ण का जो क्रम है उसको याद रखने की। दोस्तों बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट। और दोस्तों 3 कलर गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस, यानी कि जो चौथी पट्टी है इस पे दोस्तों हमारा हो सकता है गोल्डन सुनहरा कलर, सिल्वर चांदी कलर, या फिर कलरलेस यानी कि ये बिना कलर के हो सकता है। यानी कि यह एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 3 रंग की पट्टियाँ दे दे और चौथी पट्टी का कोई कलर नहीं दिया हो, इसका मतलब वो कैसी होगी, कलरलेस होगी। तो दोस्तों इनके सामने अंक लिख लेते हैं हम। स्टार्ट कर लेते हैं 0 से, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये दोस्तों 9 तक हम कलर लिख लेते हैं। यानी कि दोस्तों ये वाइट तक जो कलर है हमारे ये तीनों पट्टियों पर कोई सी से भी आ सकते हैं। किसी भी पट्टी पे स्टार्टिंग की तीनों पट्टियाँ इस पे ये 9 कलर आ सकते हैं कोई सी भी। दोस्तों इनके संगत हम दशमलव गुणांक लिख लेते हैं, यानी कि 10 की पावर 0,
इसको 10 की पावर 1 में लिख लेता हूँ, 10 की पावर घात में, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। दोस्तों जो तीसरी पट्टी है हमारी, ये दशमलव गुणांक को व्यक्त करती है। जो प्रथम दोनों पट्टियां हैं ये पूर्णांक संख्या को, यानी कि ये नंबर जो फर्स्ट और सेकंड पट्टी के लिए। और दोस्तों 67% देखते हैं हम, जो चौथी पट्टी होती है ये वाली, इसको हम 67% देखते हैं, यानी कि इस पर या तो गोल्डन कलर होगा या फिर सिल्वर कलर होगा या फिर क्या होगा, कलरलेस। तो दोस्तों गोल्डन के लिए 67% होता है 5%, सिल्वर के लिए 10% और कलरलेस के लिए होता है ये 20%। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। कि आपको एक कार्बन प्रतिरोधक दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे कोई प्रतिरोधक दिया होगा आपके पास और उसमें 4 रंग की पट्टियां बनी होंगी। एक ही लास्ट में ऐसी पट्टियाँ 4 पट्टियाँ बनी होंगी। और दोस्तों जो प्रथम 2 पट्टियाँ हैं ये मेरी पूर्णांक संख्या को, तीसरी पट्टी मेरी दशमलव गुणांक को और चौथी 67% को व्यक्त करती है। तो दोस्तों यहाँ लिखा होगा, फर्स्ट कलर है मेरा नीला, सेकंड है मेरा हरा, थर्ड कलर है मेरा बैंगनी और चौथा कलर है मेरा सुनहरा। ऐसे लिखा होगा कार्बन प्रतिरोधक पर और कहा जाएगा कि दिए गए चित्र में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों पहली पट्टी है नीला, यानी कि नीला कहाँ है मेरा, ब्लू। दोस्तों ब्लू के लिए जो अंक कितना है 6, यानी कि 6। दोस्तों सेकंड कलर है मेरा हरा, हरा ग्रीन, ग्रीन का है ये रहा, यानी कि 5, तो 5। अब दोस्तों थर्ड कलर लिखने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, क्रॉस का निशान लगा लेता हूँ, क्रॉस। अब दोस्तों थर्ड कलर मेरा दशमलव गुणांक को व्यक्त करता है, यानी कि तीसरी पट्टी मेरी दशमलव गुणांक को व्यक्त करती है, यानी कि जो भी आएगा 10 की घात में आएगा। तो बैंगनी, तो यानी कि दोस्तों इसमें देखिए कि बैंगनी के लिए मेरा कौन सा कलर आ रहा है, ये रहा वॉयलेट, यानी कि वॉयलेट के लिए 10 की घात में कितना है 7, यानी कि 10 की घात 7। अब दोस्तों तीसरी पट्टी के बाद आता है मेरा 67%। दोस्तों 67% को हम लिखते हैं प्लस या माइनस से, तो प्लस या माइनस। और चौथी पट्टी मेरी कैसी है, सुनहरा। तो दोस्तों सुनहरा के लिए 67% है 5%। दोस्तों ये इसका प्रतिरोध हो जाता है, आर का मान हो जाता है 65 × 10⁻⁷ प्लस माइनस 5%। अब दोस्तों मैं इसको चाहूँ तो आगे मैं इसको और आगे सोल्व कर सकता हूँ, या फिर इसको यहीं छोड़ना चाहूँ तो मैं इसको यहीं भी छोड़ सकता हूँ। क्योंकि प्लस माइनस 5 है तो मैं क्या करूँगा, एक बार तो 5 को इसमें ऐड करूँगा और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 65 × 10⁻⁷
प्लस माइनस 5 इंटू 65 इंटू 10 की पावर 7 और परसेंट है इसलिए 5 पावर में क्या कर लेता हूँ मैं 100 कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ तो दोस्तों 5 इंटू 65 यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाता है 325 अपॉन में 100 यानी कि 3.25 यानी कि 65 इंटू 10 की पावर 7 प्लस माइनस 3.25 इंटू 10 की पावर 7। अब दोस्तों यहाँ से मैं 10 की पावर 7 कॉमन ले सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 65.3.25 इंटू 10 की पावर 7 या फिर 65 माइनस 3.25। तो दोस्तों यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी एक बार 65 प्लस 3.25 और एक बार 65 माइनस 3.25। तो दोस्तों ये आ जाएगा 68.25 इंटू 10 की पावर 7। ऐसे दोस्तों 65 या माइनस का है तो 65 माइनस 3.25 इंटू 10 की पावर 7। और दोस्तों ये प्रतिरोध है तो ओम में लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 61.75 यानी कि 61.75 इंटू 10 की पावर 7 ओम। तो दोस्तों ये मेरा प्रतिरोध आ जाता है इस कार्बन प्रतिरोधक का। तो दोस्तों ऐसे आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे ये कलर है भूरा, हरा, बैंगनी और दोस्तों ये मेरा कलर हो रंगहीन यानी कलरलेस हो, तो आप इसके लिए रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यही क्रम भूरे के लिए कलर देखेंगे, इसमें 1 यानी कि 1, हरे के लिए 5 यानी 15 इंटू बैंगनी के लिए बैंगनी के लिए क्या आएगा 7 यानी कि 10 की पावर 7 प्लस माइनस कलरलेस के लिए 70% यानी कि 20% और ये क्या आ जाएगा ओम में। तो दोस्तों ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए